हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आजकल के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल हम लोग कोई काम की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल हर काम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। घर में लाइट जलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी, फैन चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी, एसी चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी, खाना बनाने के लिए इंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी, कपड़ा प्रेस करना हो तो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाउस होल्ड से लेकर फैक्ट्री से लेकर रेलवे इंजन तक सारा चीज में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होने लगा है। और इलेक्ट्रिसिटी आजकल के ज़माने में हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने के से पहले आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। पहला जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लोग ये दोनों में स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें किस तरह का चार्ज होगा? जिसमें चार्ज एट अ रेस्ट पोजिशन। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, वो मूव नहीं करता है। ठीक है, जनरली ये इंसुलेटर में पाया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक पेन को या फिर पेंसिल को बाल में ऐसे रब करते हैं। ठीक है, बाल में रब करता है और पीस ऑफ पेपर में जैसे हम लोग इसको लगाते हैं तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करता है तो इसमें अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि जब हम लोग इसको बाल में रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाता है। तो इसमें कोई भी इंसुलेटर इसी तरीके से चार्ज हो जाता है। लेकिन एक चीज क्या है, इसमें चार्ज मूव नहीं करता है। चार्ज इज एट अ रेस्ट पोजीशन। तब हम लोग उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला नंबर में स्टैटिक एंड सेकेंड नंबर में करंट। ठीक है, पहला नंबर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा में करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होता है? जिसमें चार्ज मूव करता है। ठीक है, चार्ज क्या करता है? मूव रहता है। चार्ज इज इन अ मोशन। चार्ज मोशन में होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसी के बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है। बेसिकली ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में, 9 में या फिर 7 में हम लोग इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आते हैं, जो इसका बेसिक पैरामीटर है वो क्या चीज है? चार्ज। जैसे हम लोग बोले थे अभी स्टडी ऑफ चार्ज करना है, चार्ज के बारे में स्टडी करना है। तो हम लोग कैसा चार्ज के बारे में स्टडी करना है? वैसा चार्ज जो मोशन में होता है। ठीक है, वैसा चार्ज जो मोशन में होता है उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, चार्ज कुछ नहीं है, कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मटेरियल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक क्वालिटी समझ लीजिए इसको, जिससे ये दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन से शो करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपल कर सकता है। तो इसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्लियर है? तो चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। ठीक है, चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। देखिए, जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन में पाया जाता है। ठीक है, जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। चार्ज का प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज का सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा चार्जेस में बी नेगेटिव और
पॉजिटिव। चार्ज दोनों टाइप्स का हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। साथ ही साथ चार्ज क्या होगा, जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करेंगे कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। अगर प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे को दूर फेंकेगा, माइनस माइनस होगा तो भी एक दूसरे को दूर फेंकेगा। अब बात आता है थर्ड पॉइंट्स की, तो उसमें जो है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर प्लस होगा, प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, या फिर माइनस प्लस होगा तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था चार्ज का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो चार्ज है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो है कूलम्ब। ठीक है, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम्ब। और एक चीज और जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है या फिर एक प्रोटॉन जो होता है उसमें कितने चार्जेस होते हैं। ठीक है, कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज होता है। या फिर एक प्रोटॉन का भी अगर हम लोग बात करें तो भी उसमें 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। बस इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। अब इसमें एक चीज और जानना है कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम्ब में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब इसमें बात आता है कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब ये कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू फ्लो होने देगा उसे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। दोज मटेरियल विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, दूसरा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है, दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, मतलब जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने नहीं देगा उसे हम लोग कहेंगे इंसुलेटर। ठीक है, अब ये इंसुलेटर और कंडक्टर हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कहने मतलब इसको हम लोग कैसे समझ पाते हैं कि कौन सा इंसुलेटर है या फिर कौन सा कंडक्टर है। तो बेसिकली जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर। ठीक है, चार्ज कैरी करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है अब हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उठा के यहां तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होगा उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है। अगर इंग्लिश में डिफाइन करने का बात किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इज इट क्लियर। एंड इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं भी से। अब इसके बाद एक टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसमें जो डिफरेंस है, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर उसको डिफाइन करने का बात किया जाए तो कैसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट से उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो भी वर्क डन होगा तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको भी हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। और इसको जो हम मेजर जो करते हैं उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, उस डिवाइस का क्या नाम है, वोल्ट मीटर। क्लियर है। और इस वोल्ट मीटर का खासियत जान लीजिए। ठीक है,
ये हाईली रेजिस्टेंस डिवाइस है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है हाईली रेजिस्टेंस डिवाइस है और ये जो है सर्किट में पैरेलली कंबाइन होता है, फिर पैरेलली इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। पैरेलल और ये जो रेजिस्टेंस आया, टर्म जो आया, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए, ये जो वोल्ट मीटर है ये हाईली रेजिस्टेंस डिवाइस होता है और इसको हम लोग जो है जो भी सर्किट होता है उसमें पैरेलल कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये क्लियर हो गया। अब बात आता है, अच्छा एक चीज और, इसका जो सिंबल होता है, वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर हम लोग भी लिखा हुआ रहता है और दोनों एंड पे एक एंड पे प्लस और एक एंड पे माइनस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग जान लिए, वोल्ट होता है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो डिवाइस है उसका नाम है वोल्ट मीटर। और दूसरा चीज क्या है, इसका सिंबल के बारे में भी जान लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है। अब बात आता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहला बात, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं आई से। और अभी हम बोले रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहने का मतलब 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो बात आता है टाइम का, तो टाइम को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो इससे हम लोगों को एक आइडेंटिटी भी मिल गया, फॉर्मूला भी, ठीक है, डिफाइन भी हम लोग का हो गया, ठीक है। तो ये जो करंट है उसका डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। क्यू डेट मीन्स चार्ज एंड टी डेट मीन्स टाइम, ठीक है। अब बात आता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम लोग मेजर किस डिवाइस से करते हैं। इसको मेजर करने का जो डिवाइस है उसका नाम है एम मीटर। क्या नाम है, एम मीटर। और उसको भी हम लोग इसी टाइप से, जैसा वोल्ट मीटर होता है उसी टाइप से इसका भी सिंबल होता है, लेकिन सर्कल में इसका भी लिखा रहता था और जो एम मीटर है उसके सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इस एम मीटर को हम लोग जब भी सर्किट में ज्वाइंट करते हैं तो हम लोग उसको सीरीज में ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। सीरीज में वो रहेगा SCRIS। और ये एम मीटर जो है ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, ठीक है। कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। अब बात आता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम लोग मेजर कर दिए एम मीटर से, तो अब इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो ये जो एम्पियर है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो यहां तक हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आता है, अगर किसी भी सर्किट में हम लोगों को अगर कंटिन्यूअस करंट चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला जो है हम लोग उसके दोनों, मतलब जो भी सर्किट है उसके टर्मिनल्स को हम लोग क्या करेंगे, या तो पावर सप्लाई से जोड़ देंगे या फिर सेल से जोड़ देंगे या फिर बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसमें कंटिन्यूअस करंट जो है वो फ्लो करते रहता है। अब दूसरा बात आता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। सबसे पहला बात, हम लोग एक मान के चलते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक उधर, एक इधर, मतलब जो जिधर जाना चाहे उधर जा सकता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कोई भी पावर सप्लाई से या फिर सेल से या फिर बैटरी से जब जोड़ देते हैं, ठीक है,
तो इसका जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो जाता है किधर, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के तरफ, किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के साइड। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है कंडक्टर के अंदर, हम लोग जान गए। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। ठीक है, ये बड़ा वाला जो होता है वो हायर पोटेंशियल होता है और ये छोटा वाला जो है वो लोअर पोटेंशियल होता है। तो एक चीज हम लोग जान लेते हैं, ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के बारे में जाने कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब बात आता है इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन सर्किट में किधर से किधर होता है। ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, क्योंकि कभी भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही कोई भी चीज जाता है। मान के चलिए एक बीकर ले लिए, ठीक है, और एक बीकर ले लिए, इसको हम लोग यहां से एक पाइप से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये दोनों को एक पाइप से हम लोग कनेक्ट कर दिए। ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। बीकर ए में हम लोग इतना तक पानी भर दिए और बीकर बी में यहां तक भरा हुआ है। तो अब बात आता है, ये जो पाइप से पानी बी टू ए आएगा या फिर ए टू बी जाएगा। ऑफकोर्स ए टू बी जाएगा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो हायर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो ए में ज्यादा है और बी में कम है। तो हमेशा ए से बी की तरफ ही पानी जाएगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट में भी वही होता है कि हायर पोटेंशियल से किधर जाता है इलेक्ट्रिक करंट, लोअर पोटेंशियल में जाता है। इज इट क्लियर? तो कैसे हम लोग कंटिन्यूअस करंट प्राप्त करेंगे उसके बारे में हम लोग जान लिए। साथ ही साथ किसी भी वायर में कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसके बारे में जान लिए। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है उसके बारे में हम लोग जान लिए। इसके बाद आता है अब हम लोगों का ओम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ है क्या? तो ओम्स लॉ ये कहता है किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करें तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहला बात ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है इसको हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता है तो ये ओम्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। इज इट क्लियर? तो ये कहता है ओम्स लॉ। अगर इसको हम लोग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी लिखा हुआ, इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो उसके बदले एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, उसके बदले क्या आता है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आर। आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लोग का पहले भी आ चुका है, नाम सुन चुके हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो करंट को अपोज करता है अपने थ्रू फ्लो होने से। ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ क्या, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, ये अपने किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस जो है क्लियर हो गया है। अब इसके बाद बात आता है, ये जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर का किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला बात, जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। और कैसा डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी भी कंडक्टर का लेंथ को अगर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है।
ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ठीक है, मान के चलिए एक क्या है, कोई भी वायर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है, इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जितना अधिक होता है उतना ही उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लगाए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तीसरा टर्म जो है टेम्परेचर पे भी अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो रेजिस्टेंस भी हाई होता है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। चौथा पॉइंट जिस पे है वो डिपेंड करता है, जो कि है मटेरियल। ठीक है, किस मटेरियल से जो कंडक्टर है वो बना है। अगर सिल्वर से वो मटेरियल, मतलब कंडक्टर जो है वो सिल्वर मटेरियल से बना है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, और अगर आयरन से बना है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसी तरीके से हम लोग ये किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है ये भी जान लिए। अब बात आता है ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम। ठीक है, और उस ओम को हम लोग ये वाला ओम नहीं है, ठीक है, ये ओम नहीं है, कौन सा ओम है, कुछ इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है उसको लिखते हैं ओम, है ना। अगर इसको वर्ड में लिखा जाए तो OHM, ओम। क्लियर है। तो हम लोगों ने ये जाना कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है जिसको ओम होता है। क्लियर है। तो अब इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी है क्या, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, ये फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जैसे देख लीजिए आप लोग एग्जांपल, ये दोनों को हम लोग जब कंबाइन करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग हटाएंगे तो एक रो लगता है, इसको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, ये जो रो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है, रेजिस्टिविटी जो भी मटेरियल है उसका जितना अधिक रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है, उसमें करंट जो है उतना ही कम फ्लो करता है, मतलब करंट को वो रेजिस्ट ज्यादा करता है। तो अभी हम लोग बात किए थे सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होगा और आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वो इसी रेजिस्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, सिल्वर का रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, ठीक है, और जो आयरन है उसका रेजिस्टिविटी थोड़ा सा अधिक होता है, इसीलिए आयरन में थोड़ा सा करंट कम फ्लो करता है सिल्वर के कंपेयर में। ठीक है, और जो भी वायर होते हैं, ठीक है, हम लोग घर में जो भी वायर लगाते हैं जैसे कॉपर का वायर हो गया, एल्युमिनियम का वायर हो गया, ये सब वायर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ही कम होता है, जिससे करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। तो इसमें एक बात आता है, ये जो सिल्वर है सबसे जो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है वो होता है सिल्वर। तो ये सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो इसका हम लोग वायर के रूप में यूज क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अगर सिल्वर का हम लोग वायर के रूप में यूज करेंगे तो सोचिए हम लोगों को कितना कॉस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, हाई कॉस्ट पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये हाईली कॉस्टेबल है। तो इसीलिए हम लोग जो है जो भी वायरिंग कराते हैं हाउस होल्ड में या फिर कहीं भी, तो हम लोग उसमें कॉपर वायर का यूज करते हैं क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी जो है वो अच्छा है और साथ ही साथ लो प्राइस में भी हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये रेजिस्टिविटी के बारे में भी जान लिया। अब बात आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है, इंक्लूडिंग उसमें वायर होते हैं, बैटरीज या फिर सेल होते हैं, पावर सप्लाई, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ उसमें एमीटर हो सकता है, वोल्टमीटर हो सकता है, एक रेजिस्टेंस होगा, एक स्विच होगा। तो ये सबका एक कंडक्टिंग पाथ जो बनाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट।
और ये जो कंडक्टिंग पाथ जो अभी हम लोग बनाए उसको एक हम लोग डायग्राम बना के डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, जिसमें जो भी कंपोनेंट है उसका एक सिंबल के हेल्प से हम लोग एक डायग्राम तैयार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम के लिए हम लोगों को जितना भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी यूज होता है हम लोगों को उसका सिंबल्स हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप लोगों की स्क्रीन में इसका सिंबल जो है इसके देखिए और सारा चीज का सिंबल जो है उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो सिंबल अगर आप लोगों ने देख लिया तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला होता है सीरीज, ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, दूसरा होता है पैरेलल। तो ये सीरीज और ये पैरेलल, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले भी पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़ा था, जो एमीटर होता है उसको सीरीज में कंबाइन करते हैं और जो वोल्टमीटर होता है उसको पैरेलल में कंबाइन करते हैं, पढ़े थे ना। तो उसी सीरीज और उसी पैरेलल के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो ये जो सीरीज है ये होता क्या है, ठीक है। तो जब भी रेजिस्टेंस को हम लोग एक एंड से, मतलब रेजिस्टेंस का एक एंड को दूसरे रेजिस्टेंस का पहले एंड से और दूसरे रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड और तीसरे रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है उसको कनेक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा एंड और तीसरे रेजिस्टेंस का पहला एंड को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके का जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन कॉम्बिनेशन इन सीरीज या फिर कनेक्शन इन सीरीज। ठीक है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग R1 बोलते हैं, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R2, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R3। ठीक है, और जो बात आता है ये पैरेलल का, इसमें पैरेलल में किस तरीके से कंबाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कंबाइन होता है, तीनों एक ही एंड पे कनेक्ट होता है। ठीक है, तीनों जो है एक ही एंड पे कनेक्ट होता है। तीनों रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड एक जगह होगा और लास्ट एंड भी एक जगह कनेक्शन होगा, एक जगह कनेक्टेड होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे द रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल। ठीक है, अब इसमें बात आता है कि हम लोग जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को ओम्स लॉ का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ जो कहता है B = IR था। ठीक है, B = IR, अगर हम लोग I यहां से लिखना चाहें तो B/R लिखेंगे, और अगर बस ये दोनों का हम लोग यूज करेंगे। अभी कैसे यूज करेंगे देखिए, मान के चलिए अगर ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें हम लोग पावर सप्लाई दिए, तो इसमें जो करंट जाएगा वो होता है V, और इसका अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोगों को मेजर करना है तो सभी में हम लोग को वोल्टमीटर लगाना होगा। ठीक है, इसमें भी वोल्टमीटर लगाएंगे और इसमें भी वोल्टमीटर लगाएंगे, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया और ये V3। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब भी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कंबाइन है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट सभी रेजिस्टेंस में इक्वल ही जाता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर वोल्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं वो सभी में अलग अलग जाता है। मान के चलिए इसमें टोटल वोल्टेज है V, तो इस पहला वाला रेजिस्टेंस में V1 चला गया, दूसरा वाला में V2, तीसरे वाला में V3। मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ जैसा इन लोग को जरूरत होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ये अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ले लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। तो इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है तो V = क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ये टोटल है और यहाँ पे 3 पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों को जोड़ेंगे तभी तो बराबर आएगा V1 + V2 + V3। ठीक है,
V को हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, IR। उसी प्रकार से V1 को IR1, V2 को IR2 और V3 को IR3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों में I जो है उसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ जो I है वो कट जाएगा, R इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो, ठीक है, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जितना भी रेजिस्टेंस है सबको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी हो तो उसका फार्मूला, मतलब इस फार्मूला से पुट करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका हम लोग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हो जाएगा वो मतलब सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस का जो सम होगा वही हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में। ठीक है, अब बात आता है पैरेलल में। पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज होता है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें सभी में वोल्टेज इक्वल होता है। क्या होता है, वोल्टेज सभी में इक्वल होता है, लेकिन करंट जो होता है सभी में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाले में I1 करंट चला गया, दूसरे वाले में I2 करंट चला गया और तीसरे वाले में I3 करंट, और टोटल करंट कितना गया, I, कितना गया, I। तो ये जो टोटल करंट गया हम लोगों का I, तो हम लोग जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I को हम लोग ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V बाय R। उसी प्रकार से यहां पर I1 को हम लोग क्या लिखेंगे, V बाय R1। ठीक है, I2 क्या लिखेंगे, V बाय R2 और I3 को क्या लिखेंगे, V बाय R3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से सभी में V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। देखो V और V जो है कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाय R और इधर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो क्या करेंगे हम लोग, 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डॉट 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 1 बाय Rn। जितना तक भी हो, जितना रेजिस्टेंस हो सभी को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आता है जो भी हम लोगों का हाउस होल्ड सर्किट जो होता है, ठीक है, वो सीरीज में, मतलब जो डोमेस्टिक सर्किट जो होता है वो सीरीज में कंबाइन रहता है या फिर पैरेलल में कंबाइन रहता है। और सीरीज में रहता है तो क्यों रहता है, फिर नहीं रहता है तो क्यों नहीं रहता है। अगर पैरेलल में रहता है तो पैरेलल में क्यों और क्यों नहीं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात हम लोग सीरीज में करते हैं कि नहीं उसके बारे में जान लेंगे। तो सीरीज में हम लोग नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं, तो सबसे पहला रीजन क्या है, जो भी सीरीज सर्किट होता है उसमें जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सभी का इक्विवेलेंट जो होता है वो हाई होता है। मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। सबसे पहला खराबी ये है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दूसरा नंबर पे क्या है, सभी में इक्वल वोल्टेज नहीं मिलता है। जितना भी रेजिस्टेंस वहां पे लगा हुआ था, फैन, टीवी, कूलर, पंखा, जो भी चीज होगा सभी को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो रीजन हो गया। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट रीजन, अगर एक भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो काम करना बंद कर दे तो दूसरा इक्विपमेंट भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। अगर मान के चलिए इस तरीके से अगर हम लोग का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीरीज में, अगर ये रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन टूट गया, ठीक है,
देखिए अगर ये रेजिस्टेंस का अगर कॉम्बिनेशन टूट गया तो ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लस यहीं तक आके रुक जा रहा है और माइनस वाला यहां तक आके रुक जा रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है तो बाकी सारे भी काम करना बंद कर देते हैं। ये तीसरा था। अब लास्ट वन क्या है, लास्ट वन ये है कि हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस का अलग से स्विच नहीं लगा सकते हैं, सेपरेटली स्विच नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका स्विच लगाते हैं तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग स्विच लगा दिए मान के चलिए, ठीक है, अगर इसका स्विच लगा दिए तो अगर हम लोग यहाँ पे स्विच लगाए इसके लिए, लेकिन इसके साथ ही ये सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है इसका भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाने से क्या होगा, ये सब भी काम करना बंद कर देंगे। तो अभी हम लोगों ने 4 डिसएडवांटेजेस पढ़े। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो सीरीज में नहीं होता है, या फिर सीरीज में होने से क्या क्या नुकसान था उसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला जो पढ़ा क्या था कि सभी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि सभी का हम लोग सेपरेट स्विच नहीं रख सकते। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि क्या पढ़ा, तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करना बंद कर देता है तो दूसरे भी काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका 4 जो है डिसएडवांटेजेस वो पढ़े। चौथा मैंने नहीं बताया, चौथा जो है इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हम लोग का एडवांटेजेस इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या क्या फायदा है। तो जब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, सबका हम लोग सेपरेट स्विच रख सकते हैं, ठीक है। सबका सेपरेट स्विच रख सकते हैं, कैसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग का इस तरीके से कंबाइन होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से कंबाइन है, पावर सप्लाई यहां से दिया गया, अगर हम लोग यहां पे स्विच लगा देते हैं तो देखिए सिर्फ इसका जो सर्किट है, ये जो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है उसका सर्किट ब्रेक करेगा, बाकी का तो कंटिन्यूअसली इधर से प्लस जा रहा है, इधर से माइनस जा रहा है, इधर से प्लस, इधर से माइनस, तो बाकी जो है वो काम करते रहेगा। जैसे हम लोग को जैसा जरूरत होगा वैसा हम लोग सेपरेटली स्विच लगा सकते हैं, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है इसमें, दूसरा बेनिफिट यह है कि अगर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है अगर काम करना बंद कर देता है तो बाकी जो दूसरे हैं वो रेगुलरली अपना काम करते रहते हैं, उसमें कोई भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और तीसरा जो क्या है, इसमें सभी में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सभी में इक्वल होता है। और चौथा जो चीज है वो क्या है, बोलिए, चौथा जो चीज है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। मान के चलिए हम लोग के यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग एक 4 ओम है, एक 8 ओम है, चलिए एक 12 ओम है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, और उसको हम लोग एक बार सीरीज में कंबाइन किए और एक बार पैरेलल में। अब देखते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहला इसका, ठीक है, सबको ऐड कर देना है, मतलब 4 + 8 + 12 दैट इज कितना, 24 ओम, ठीक है, ऑब्वियसली 24 ओम होगा। लेकिन जब हम लोग इसका बात करें तो 1/R = क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/8 + 1/12। जब सभी का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम जो आ जाएगा वो होगा 24, 4 का टेबल में 6 टाइम्स में, 8 का टेबल में 3 टाइम्स में, 12 का टेबल में 2 टाइम्स में, ठीक है, ये 1/R होगा। अगर हम लोग सभी को ऐड करेंगे 6 3 9 और 2 11/24, तो R = क्या हो जाएगा, 24/11। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो 2.173 इस टाइप से समथिंग कुछ आएगा। तो आप लोग देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज में कंबाइन करने से 24 ओम आता है, और उसी रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलली कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट कितना आता है, 2.1।
अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 2.5 ही अगर आ गया तो भी तो 24 से बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में कम होता है, सीरीज में ज्यादा होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, वो पैरेलली कंबाइन किया जाता है, जिससे कि जो रेजिस्टेंस है वो लो रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आता है पावर, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? पावर। पावर हम लोगों ने पावर का डेफिनेशन पहले से पढ़ रखा है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो अभी हम लोग उस पावर का बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का बात कर रहे हैं। तो इसमें रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसका किस रेट से ये काम जो है वो हो रहा है, या फिर रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? पावर। और जो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वाट, ठीक है। जो पावर है उसका एसआई यूनिट क्या होगा? वाट। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है किलोवाट, ठीक है। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है किलोवाट। तो ये जो पावर है, ठीक है, इसका डिफाइन अभी हम क्या बोले? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब W बाय टी। W बाय टी, ये हो गया पावर का जो है फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला देखिए, W इज इक्वल टू V इंटू क्या होता है? Q, ठीक है। W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q। ये फर्स्ट में ही बताना था लेकिन अभी तक मैंने नहीं बताया था, लेकिन अभी जान लीजिए W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू Q। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग पावर का दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं, V इंटू क्यू बाय टी, ठीक है। और अगर हम लोग इसका चौथा फार्मूला पे जाएं तो P इज इक्वल टू V, Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए I इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? Q बाय टी। तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी, ठीक है। और नीचे में क्या था? ये T था, ये T कट जाएगा तो हम लोगों का V इंटू आई बचेगा। तो ये हम लोग का पावर का दूसरा फार्मूला है। अगर हम लोग तीसरे फार्मूला के पर जाएं तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V को हम लोग IR लिख देते हैं और साथ ही साथ Q जो था उसको I इंटू टी है और नीचे भी T है, तो ये टी तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। क्लियर है? ये हम लोग का चौथा फार्मूला हो गया। फिर अगला जब अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो V को IR लिख देते हैं और इसको Q को रहने देते हैं, बाय T लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? IRQ बाय T। ये हम लोगों का इसका चौथा फार्मूला है। तो बेसिकली हम लोग का ये फर्स्ट फार्मूला, इसको हम दूसरे फार्मूला के रूप में यूज करेंगे, इसको थर्ड फार्मूला के रूप में, और ये जो है फोर्थ में, और फिफ्थ में कभी कभी इसका भी हम लोग उपयोग कर लेंगे। तो इस तरीके से पावर का हम लोग 4-5 फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क जो डूइंग होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो किस रेट से होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं पावर से, ठीक है। अब बात आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। कहने का मतलब, ठीक है, जो भी हम लोग पावर जो कंज्यूम हो रहा है वो कितने समय तक के लिए हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टाइम। जो पावर है उसका हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टाइम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। और जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग पढ़े, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है वाट आवर, ठीक है, वाट आवर। अगर इसका कमर्शियल यूनिट का हम लोग बात करें तो ये होता है किलो वाट आवर, ठीक है। जो हम लोग अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं किलो वाट आवर, ठीक है, वही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है। अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो वाट आवर,
और कॉमर्शियल यूनिट का बात करें तो किलोवाट आवर। ये जो किलोवाट आवर होता है उसे ही हम लोग आम भाषा में 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, कभी भी इलेक्ट्रिक बिल आया तो कितने यूनिट आया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वाट आवर होता है, कॉमर्शियल यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर होता है, और उसी किलोवाट आवर को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर दैट इज कॉल्ड 1 यूनिट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसके तरफ। लास्ट टॉपिक जो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये होता क्या है? ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो जब भी वो फ्लो होगा तो कंडक्टर जो है वो गर्म होता है। तो कंडक्टर जो गर्म होता है, जिस प्रोसेस से कंडक्टर जो गर्म होता है उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका हमारे डेली लाइफ में कुछ कुछ एप्लीकेशन भी है, जैसे हम लोग इंडक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इंडक्शन का यूज करते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से पास कराए, उसका जो भी कॉइल होता है, जो भी चीज होता है इंडक्शन में, वो गर्म होता है। उस गर्म होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाना पका सकते हैं, फिर जो भी चीज है किचन का वो काम हम लोग इंडक्शन की हेल्प से करते हैं। या फिर आयरन, ठीक है, आयरन कर सकते हैं, बल्ब जलता है, बहुत सारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन है। ठीक है, नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा ये कि हम लोग उसको दूसरे चीज में यूज कर सकते हैं, जैसे आयरन को गर्म करके हम लोग दूसरा चीज में यूज कर सकते हैं। और हाँ, ये जो आयरन होता है उसमें एक हाईली रेजिस्टिविटी मटेरियल लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइक्रोम। ये नाइक्रोम हाईली रेजिस्टिविटी मटेरियल होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है आयरन में, ताकि वो जो अभी हम बोले नाइक्रोम जो है वो हाईली रेजिस्टिविटी है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग कपड़ा प्रेस करने में उसको उपयोग करते हैं। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो बेसिकली बस इतना हिस्सा है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो उसके साथ साथ क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें एक टर्म आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, एक जूल्स साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने एक लॉ दिया था हीटिंग इफेक्ट के बारे में। उन्होंने कहा था, ठीक है, जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट के। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा क्या, हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। ठीक है, और तीसरा जो उन्होंने कहा था वो कहा था कि टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, जो हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर में वो करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टी फॉर टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जितना अधिक करंट रहेगा उसका स्क्वायर के हिसाब से हीट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगा। जितने समय तक के लिए हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा समय तक के लिए यूज करेंगे तो भी हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, या फिर हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ये जो आर है ये कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, आर कांस्टेंट पहले से लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसमें कोई भी अदर कांस्टेंट का उपयोग नहीं करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो चैप्टर है वो क्लियरली समझ में आ गया है, और अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं समझ में आया तो भी आप लोग कमेंट में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।